Election conflicts are going on in market right now, and that has been raised by the opposition leader Rahul Gandhi. Everybody knows that कि भाई क्या रीजन है उसके पीछे, कि साफ साफ बात करी जा रही है कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट एक्चुअली आपको पता ही होगा कि अपोजिशन का काम क्या है, कि प्रेजेंट गवर्नमेंट पे ऐसे आरोप लगाना जिसकी वजह से प्रेजेंट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो पाए. नाउ द इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या एक्शन है? राहुल गांधी वोट की चोरी के लिए बता रहे हैं. कितना सच है कितना नहीं है इसकी वीडियो में हम जानेंगे. एक्चुअल में आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज कराती है इस पूरी कंट्री में, एंड उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप और प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगे हैं कि भाई वोट की चोरी हुई है. नाउ ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो आपको आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एवरीथिंग आपको पता चल ही जाएगा. बट रिसेंटली वी हैव टू टॉक अबाउट द करंट न्यूज व्हिच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में. ठीक है, चलिए basically let's start the video. So hi guys, welcome to the class. Basically this is Mohit Sharma here and from the LK Academy, and today we're gonna look about the particular things here regarding the Election Commission of India. Chaliye, before to start the course I have to tell you about some information regarding the CDS, NDA, UPSC and GPSC. If you really want to prepare for the Gujarat Public Service Commission, UPSC and NDA and CDS, you can enroll into any of the courses with a minimal discount of the particular amount by using my code MH05 scanning this QR. ठीक है, आई होप आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन स्टार्ट समझ आई होगी. एंड हम चलते हैं सीधे मेन कंटेंट एंड मेन टॉपिक की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में. देखिए, अपोजिशन पार्टी का बहुत बड़ा एक तरीके से इल्जाम लगा है प्रेजेंट रूलिंग पार्टी पे. राहुल गांधी उतर कर आए हैं, बोलते हैं लगभग 40,000 वोटों की चोरी हुई है. उन्होंने न्यूज़ पे मतलब जितने भी न्यूज़ और मीडिया चैनल्स हैं वहाँ साफ साफ उन्होंने बोला है इस चीज़ के बारे में, और बहुत सारी वोटिंग लिस्ट दिखाई है. हालांकि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकता जब तक सो बेसिकली यार जब तक कोई भी डाटा या सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक आई कैन नॉट टेक अ एक्शन ऑन दैट. बेसिकली आई कैन नॉट डायरेक्टली टेल अबाउट दैट, बट यस इट्स अ बिग एलिगेशन. अगर ये साबित हो गया तो इसमें सबसे बड़ी बदनामी जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट की है, और साथ साथ दूसरी जो बदनामी आएगी वो आएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. देखिए, रिसेंटली मैं बता दूं, ध्रुव राठी जैसे लोग जो हैं जो बीजेपी को या प्रेजेंट गवर्नमेंट के बदनाम करने के लिए बस एक इशारा मांगते हैं. बस उनको एक इशारा चाहिए, उसके बाद दे आर रेडी टू मेक दैट. तो जनता को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है. ठीक है, रिगार्डिंग दैट ऐसा कुछ नहीं है. अब ऐसे भी लोग हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की कितनी बुराइयां हो उनकी तारीफ मतलब जो भी बुराइयां नहीं करते हैं तब भी, तो दिस इज रॉन्ग. अगर जनता ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पे बिलोंग कर रही है अनटिल एंड अनलेस कि जहां पर सरकार की ऐसी नुमाइशें चल रही हैं, सरकार गलत भी है सही भी है, कोई भी गवर्नमेंट सही नहीं है कोई भी गवर्नमेंट गलत नहीं है. सो जब तक कोई भी चीज प्रूव ना हो जाए तो उस पर बिलीव करना, उसके ऊपर पे तथ्य देना, उसके ऊपर बेसिस पे बहुत सारे एक्शंस लेना वो गलत है. सो दिस इज व्हाट हैपनिंग दैट वी हैव टू डू दैट. आज की वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद है ना वो ये है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि हाउ वी नीड टू डील विद दैट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. जब तक कुछ साबित ना हो जाए इस तरीके के केसेस में हमें पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है. क्या क्लेम किया इन लोगों ने? इरेगुलरिटीज इन इलेक्टोरल रोल, यानी कि फेयरनेस ऑफ अपकमिंग इलेक्शन के लिए डिमांड करी है. दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर. ओके गाइस, सो बेसिकली ये सब चीजें बड़े स्केल पर कहां देखी गई? वोटर लिस्ट में जो मैनिपुलेशन हुआ है कर्नाटक, महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स में यहाँ पर एलिगेशंस लगाए गए रिगार्डिंग दैट. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. Now let's discuss about the Election Commission of India. What is Election Commission of India and what is their role and the structure? चलिए, तो Election Commission of India एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी बॉडीज होती है? जो संविधान जब बना था उसी टाइम पर वो बॉडीज बनाई गई थी, एंड इसको जब इनॉग्रेट किया गया था वो किया गया था 25 जनवरी 1950 में. संविधान आपको पता 26 जनवरी 1950 में पूरी तरीके से इनेक्ट हुआ था. पेपर में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन आता है एडॉप्ट का और एक क्वेश्चन आता है इनेक्ट का. तो संविधान एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949. ठीक है, और इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950. दैट यू हैव टू नो एंड दैट यू हैव टू बेसिकली आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से मतलब बेसिकली कहाँ इसके बारे में बता रखा है? तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बता रखा है, जहां इसकी डायरेक्शन, इसके कंट्रोल ऑफ इलेक्शन और कहीं ना कहीं इसके सुपरिटेंडेंटनेस के बारे में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन दे रखी है. आर्टिकल 325 से लेकर 329 के बीच में इलेक्टोरल रोल्स, अडल्ट सफरेज,
लेजिस्लेटिव पावर, अडल्ट सफरेज मतलब सबको बराबर का हक मिले, फालतू की चीजें ना हो, यहाँ पर हर तरीके के एज को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उनको मौका मिले पार्टिसिपेट करने का जो 18 साल से ऊपर है। जुडिशियल लिमिट्स और इलेक्टोरल मैनर्स के बारे में यहाँ पर बात करेगी। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं कि एक्चुअल में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल किसे रहे हैं, तो यहाँ पर एक बंदा होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं टू इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये टोटल 3 लोगों की एक बेंच है जो बनती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स आते हैं जो उसके अंडर में काम करते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है, दे आर अपॉइंटेड, दे आर नॉट इलेक्टेड, लेट मी टेल यू अबाउट दैट, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट कर रहे हैं तो इनके लिए एक प्रोसीजर होगा, खतरनाक प्रोसीजर होगा। ठीक है, इनका टेन्योर या तो 6 साल का या 65 साल तक की उम्र का, यानी कि मान लीजिए अगर कोई भी बंदा 63 साल की उम्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन रहा है तो 65 में वो 2 साल बाद ही रिटायरमेंट ले लेगा। अगर वो मान लीजिए 40 साल की एज में इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है तो वो पूरा 6 साल सर्व करेगा। तो डिपेंड्स, या तो उसकी उम्र 65 साल की हो गई हो तब वो नहीं बन पाएगा, 65 साल से कम का बंदा होना चाहिए, या वो 6 साल का पूरा टेन्योर पूरा करेगा। अगर मैं इसके पावर एंड फंक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो यहां पर जो मेन बात करी जा रही है वो बात करी जा रही है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। आपने डीलिमिटेशन कमीशन का तो नाम सुना ही होगा। ये डीलिमिटेशन कमीशन का जो मेन काम है वो ये है कि किस तरीके से भारत के अंदर किस राज्य को कितने एरिया में कितनी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कितनी सीट्स पे इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए, पॉपुलेशन के आधार पर कैसे कैसे चीजें होनी चाहिए, ये सारा काम डीलिमिटेशन कमीशन का है। अगर मैं प्रिपरेशन, रिवीजन और रूल्स की बात करूं तो पार्टी रिकॉग्नाइजेशन की बात करूं या सिंबल अलॉटमेंट की बात करूं या एनफोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूं, ये सारा का सारा काम इलेक्शन कमीशन का है। नाउ इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी क्यों बोल रहा हूँ, क्वासी का मतलब होता है आधी अधूरी, यानी कि ये कई बार पार्टी के स्प्लिट एंड मर्जर्स को भी जो भी चीजें हैं उनको डिसाइड करते हैं। डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन की पावर की किसको भाई हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इलेक्शन से, किसको नहीं कर सकते। मॉनिटर करते हैं पोल्स एक्सपेंडिचर्स को, तो इनके पास थोड़ी सी जुडिशियल पावर तो है। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी फॉर द प्रेसिडेंट गवर्नर्स ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन एंड द करप्ट प्रैक्टिसेस पे। नाउ अगर मैं की इरेगुलरिटीज के बारे में यहाँ बात करूं, है ना, बेसिकली जो वोटर रोल्स में मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि 11,900 वोट जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स अपीयर हुए। राहुल गांधी का ये मतलब दावा है कि अलीगली अपीयर्ड मल्टीपल टाइम्स इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपीयर किए गए। मतलब जो वोट 11,900 वोट है वो बार बार उन्हीं से वोट डलवाया गया। एक आदमी मिला है जिसके 4 जगह डिफरेंट पोलिंग बूथ पे उसका नाम है, 4 जगह उसने वोट डाली है। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस की बात करूं तो 40,000 ऐसी एंट्री है जिनका नॉन एग्जिस्टिंग और अनवेरिफाइबल एड्रेस है। एग्जाम्पल, फादर्स नेम फील्ड विद अ रैंडम कैरेक्टर। देखिए मतलब ABC ऐसे करके ABCZCF ऐसे करके फादर नेम भरा हुआ है। पापा का जो नाम भर रखा है ना वो ये इस तरीके से भर रखा है। आपने देखना, एक बार आप वीडियो देखना जहां आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी की उन वीडियोस में किस तरीके से यहाँ पर डाटा आ रहा है। ठीक है, तो दैट यू हैव टू नो अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं दूसरी चीजों के बारे में तो बल्क वोटर्स हैं एट अ सिंगल एड्रेस, है ना, मतलब बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो एक ही एड्रेस से बिलोंग कर रहे हैं ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी कि डजन ऑफ अनरिलेटेड वोटर्स आर रजिस्टर्ड ऑन अ स्मॉल हाउस। एक छोटे से में एक सिंगल रूम है, वहां पर 80 वोटर रजिस्टर्ड है, 80 वोटर। ये पूरा एनालिसिस किया गया। अगर ये साबित हो गया ना और सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी, है ना। कमर्शियल प्रेमाइसेस हैं, रेसिडेंट्स के बारे में, वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में, बिजनेसमैन साइट्स के बारे में, बहुत जगह सारी चीजें हैं। मतलब एक लिस्ट निकली है जहां पर 68 ऐसे वोटर्स हैं जो नॉन रिसाइडिंग दे रहे हैं, जो वहां रह ही नहीं रहे। मिसयूज अ फॉर्म 6 का मिसयूज किया गया है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के नाम से। री रजिस्ट्रेशन ऑफ इनएलिजिबल ऑफ एग्जिस्टिंग वोटर। एग्जाम्पल, एक जो मतलब पुराना वोटर था उसको 2 बार रजिस्टर्ड कर रखा है लगभग 2 महीने में, है ना। वोटिंग इन सेपरेट बूथ्स। नाउ मल्टीपल स्टेट एनरोलमेंट्स हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल अलीगली एनरोल्ड इनटू द वोटर रोल मोर देन 1 स्टेट में। एग्जाम्पल, एक जो वोटर है वो 2 जगह पाया गया है, यानी कि 2 स्टेट्स में पाया गया, 2 पोलिंग बूथ्स पे, 2 डिफरेंट स्टेट्स में। नाउ पैटर्न बियॉन्ड 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करिए, यानी कि बेसिकली यार देखिए अगर ऐसी चीजें हो रही है ना
तो यार यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत मैटर करती है। डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर ये प्रूव हो गया तो, सच बता रहा हूँ मैं। यानी कि जो लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अथॉरिटी, यानी देखिए बेसिकली 67% टर्न ऑफ था 2019 का। अब सिटीजन की एम्पावरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोटेक्ट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज अंडर आर्टिकल 326। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करना बहुत जरूरी है, रूल ऑफ लॉ की बात करना जरूरी है, यानी कि कानून सबसे बड़ा है। अब रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 14 में है। आप देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। एक कॉन्सेप्ट यूएसए से उठाया गया, एक कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से उठाया गया। बट भारतीय संविधान के अंदर अगर इस तरीके का काम हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इस तरीके का काम हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बाहर होती हुई दिखाई देंगी। अब मैं लीगल रिफॉर्म की बात करूं, अब इस केस में थर्ड पार्टी की जरूरत है टू ऑडिट, उसको चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? अगर मान लो एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, तो एक ऐसी पार्टी का आना या एक ऐसे पर्सन का आना बहुत जरूरी है जो ना बीजेपी को सपोर्ट करता हो ना कांग्रेस को सपोर्ट करता हो। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें हैं जहां पर पब्लिक का फेथ वगैरह वी हैव टू बी मेंटेन दैट। अगर आपने पब्लिक के जो फेथ के साथ ही यहाँ पर धज्जियां उड़ा दी तो क्या बोला, अगर ये दोबारा प्रूव हुआ, एज आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर ये प्रूव हो गया प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर टेम्परिंग ऑफ प्रूफ वोट रिकॉर्ड्स एंड फलावा कि भैया टेम्पर किया गया, तो बहुत सारी जो चीजें हैं, एलिगेशंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या वोटिंग इलेक्शंस वगैरह से जनता का विश्वास पूरी तरीके से उठ जाएगा। बट अंटिल अनलेस आई वुड लाइक टू टेल यू, जब तक ये सारी चीजें प्रूफ नहीं हो जाती, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किसी भी चीज पर बिलीव ना करें। वी हैव टू बी पुट आवर पेशेंस, वी हैव टू वेट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड वी हैव टू बी लाइक पेशेंसफुल। तो इन चीजों पर बड़े ही आराम तरीके से हमें मुद्दों पर डिसीजन लेने की जरूरत है। चलिए गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू जस्ट लव द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।